हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या तो मोशन में होगा या रेस्ट पे होगा, लेकिन वो कोई कभी भी एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं होता, कभी नहीं होता। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक है, और अर्थ के ऊपर एक और प्राणी रहता है, चंगू, सी से चंगू, और ये छोटा सा हमारा मून है, अर्थ से तो छोटा ही है ना, वैसे बहुत बड़ा है, तो यहां पर रहता है मंगू, एम से मंगू। तो चंगू और मंगू बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी आपस में बात होती रहती है, मून से अर्थ पे, अर्थ से मून पे। तो चंगू से पूछा मंगू ने कि जो बुक तुम्हारे सामने टेबल पे पड़ी हुई है क्या वो मूव कर रही है? तो चंगू कहता नहीं, वो तो रेस्ट पे है। मंगू कहता नहीं यार, वो तो मूव कर रही है, वो तो मोशन में है। चंगू कहता नहीं, रेस्ट पे है। इनकी आपस में लड़ाई होगी इस बात पे, बहुत अच्छे दोस्त है बट लड़ाई होगी। तो क्या मंगू सही था या चंगू सही था? दोनों ही सही थे, चंगू और मंगू दोनों ही सही थे। क्यों? क्योंकि अपने अपने रेस्पेक्ट में वो देख रहे थे कि जो बुक है वो मोशन में है या नहीं है। तो चंगू क्या कहता था कि बुक जो है वो रेस्ट पे है, अब ये अर्थ पे है, ठीक है, और अर्थ पे बुक भी है। तो चंगू को सामने पड़ी हुई बुक दिखी तो उसको रेस्ट पे दिखी, बट मंगू था मून पे, और मून के हिसाब से जो अर्थ है वो मूव करेगी, वो मोशन में होगी। वैसे तो मून घूमता है, अर्थ कह रहा हूं, बट मून पे अगर कोई पर्सन होगा तो उसको क्या लगेगा कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है, वो मोशन में है। तो अर्थ के ऊपर टेबल था, टेबल के ऊपर बुक थी, तो मंगू को लगा कि ये बुक भी मोशन में है। तो मंगू भी सही था अपना, चंगू भी सही है अपना। तो ऐसा क्या हुआ कि इनके दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया, देखने का डिफरेंस आ गया। वो हमें किससे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। क्यों डिफरेंस आया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? सिंपल, हमने एक्सेस का सेट लिया, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सेस का सेट ले लिया। एक हमने यहां पर क्लॉक बना दी, इस पूरे कंबाइंड सेट को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? एक्सिस का सेट और क्लॉक, इसको मिला के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब ये क्या बताता है? अगर हमने इसके ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसकी पोजीशन मेजर करना चाहें, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारी एक बॉटल है, तो इस पॉइंट के हिसाब से इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स हम मार्क कर देते हैं, एक्स वाई जेड, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, इस पॉइंट के हिसाब से। अगर ये मोशन में है बॉटल, तो ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे टाइम के साथ साथ। जब टाइम आगे बढ़ रहा है तो ये भी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे, अगर ये बॉटल मोशन में होगी। अगर ये बॉटल रेस्ट पे होगी तो कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे, वही के वही रहेंगे, सेम के सेम रहेंगे। तो
अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने अर्थ पे एक फिट कर दिया, यहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिट कर दिया। बस इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हम देखें, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, ये बुक के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे होंगे, कभी नहीं हो रहे होंगे। तो इसलिए चंगू कहेगा कि ये तो बुक तो रेस्ट पे है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज ही नहीं हो रहे। वहीं मंगू का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था वो मून पे सेट था, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से, इस बुक के कोऑर्डिनेट्स तो हमेशा चेंज हो रहे होंगे टाइम के साथ। टाइम आगे बढ़ेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। तो इस हिसाब से मंगू ने कहा कि ये मोशन में है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या था? इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिफरेंट था। इस वजह से ये जो रेफरेंस इन्होंने लिया था, जिससे ये देख रहे थे कि बुक मोशन में है या नहीं है, वही डिफरेंट था। तो इस वजह से मंगू कह रहा था कि ये जो है बुक वो मोशन में है, और चंगू कह रहा था कि जो बुक है वो मोशन में नहीं है। तो इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट था। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें पता लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कार चल रही है, ठीक है, और कोई उसको देख रहा है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा ना जो उसको बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या ये कार मोशन में है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें स्टडी करना है तो हमें ऑब्जर्वर की भी जरूरत है। तो मोशन एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है किसकी? ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर की। तो ऑब्जर्वर कहां होता है? ऑब्जर्वर होता है यहां पर रेफरेंस पॉइंट पे, एक्सिस के। इसके रिस्पेक्ट में हम उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं और उसका मोशन देखते हैं। तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं मोशन स्टडी करने के लिए। कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें, एक रोड है, एक रोड पे एक कार है और एक ट्रक है। ये ट्रक मूव कर रहा है और कार स्टिल खड़ी है। तो ऑब्वियसली हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे होंगे वो रोड पे होगा, जिससे हमें पता लगेगा कि ये जो ओरिजिन के हिसाब से ये ट्रक मूव कर रहा है और ये कार वहीं की वहीं है, स्टिल है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा रोड पे सेट हुआ होगा। अगर बाय चांस इसी रोड पे हम देखें कि दो कार थी, कार 1 और कार 2, ये दोनों मूव कर रही हैं, ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां होगा? यहीं पर ही रोड पे। तो इसके हिसाब से इसके भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और इसके भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और वहीं अगर मैं चंगू को कार 1 के अंदर बिठा दूं और मंगू को कार 2 के अंदर बिठा दूं, तो ये अगर दोनों कार एक ही स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, एक ही डायरेक्शन में, सेम स्पीड है, तो ऑब्वियसली चंगू और मंगू एक दूसरे को देख पाएंगे ट्रेवल करते वक्त, और उनको क्या लगेगा ये दोनों आपस में हम स्टिल है। तो स्टिल कैसे बताएंगे वो? चंगू के यहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, उसके हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे होंगे, और यहां पर मंगू का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चंगू के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे होंगे। तो इस टाइम पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां सेट होगा? अपने रिस्पेक्टिव कार के ऊपर, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो मून पे रख दो, अर्थ पे रख दो, मार्स पे रख दो, कहीं पर भी रख दो, सन पे रख दो, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल नहीं है। तो ये था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम आगे चलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या कहेगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 3 एक्सिस की जरूरत नहीं है, हमारा एक एक्सिस से ही काम चल जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, तो उस स्ट्रेट लाइन के साथ अगर हमने एक्स एक्सिस को कोइंसाइड कर दिया, एक्स एक्सिस को कोइंसाइड कर दिया और इसका रेफरेंस पॉइंट यहां पर कहीं पर ले लिया हमने, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है, तो ये एक्सिस ही, लेकिन हमने सिर्फ एक्स एक्सिस लिया, एक वाई और जेड नहीं लिया। इसके साथ हमने स्ट्रेट लाइन को कोड फिक्स कर दिया। तो ऑब्वियसली ओरिजिन के हिसाब से सपोज ये कोई ट्रक था, इसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, ये मूव कर रहा होगा, और हमें उसके मोशन के बारे में पता लग जाएगा, क्योंकि हम ओरिजिन के हिसाब से, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम उसकी मेजर कर लेंगे पोजीशन। तो पोजीशन मेजर कर लेंगे तो हमें एक्स एक्सिस की जरूरत है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर एक ही एक्सिस की जरूरत होती है। अब इसके अंदर हम एक और चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो वो हम लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट।
पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज क्यों लेते हैं? ये हम एजम्पशन लेके चलते हैं, पूरे मैकेनिक्स में ऐसे ही हम एजम्पशन लेके चलेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है जितना डिस्टेंस, सपोज कोई कुछ भी वो डिस्टेंस मूव करता है, उसके कंपैरिजन में जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का वो बहुत कम होता है, तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज्ड की उसकी एजम्पशन ले लेते हैं कि वो पॉइंट साइज्ड है। पूरे मैकेनिक्स में हम पॉइंट साइज्ड ही लेंगे, तो इसलिए हम पॉइंट साइज लेते हैं, पूरी उसमें हम लेंगे अभी। तो नेक्स्ट देखते हैं, शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं और ये क्या है ये देखते हैं। अब अगर हम ये देखें कि कोई भी दो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ए और बी, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो क्या हुआ कि अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाना है तो कोई भी पाथ ले सकते हैं हम। ये पाथ लिया तो इस पाथ के लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस को एक और नाम से बोलते हैं पाथ लेंथ। इस पाथ के लेंथ को, जितना भी ये लेंथ होगा, ये अगर हम मेजर करेंगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो इसको हम क्या कहेंगे? पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। घबराने की जरूरत नहीं है, अगले चैप्टर के अंदर हम स्केलर और वेक्टर दोनों पढ़ेंगे। अभी बस एक आइडिया लग जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। स्केलर क्वांटिटी होता क्या है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसकी सिर्फ वैल्यू हो, लेकिन उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होती किसी भी डायरेक्शन के अंदर। स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी वो डायरेक्शन नहीं होती। तो अब हमने देखा कि जो डिस्टेंस था वो ये वाली लेंथ थी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल फाइनल। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो कोई भी पाथ लेगा, अगर हम कोई भी पाथ लें, इन सब की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट एक ही है। वो क्या होगी? अगर हम स्ट्रेट लाइन में यहां पर बनाएंगे और उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो लेंथ होगी, स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी ए से बी तक की, उसको, उस लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज the length of straight line joining initial and final position. The magnitude of displacement is the length of straight line joining the initial and final position. जो ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसकी जो लेंथ आएगी वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी। और डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस इसकी लेंथ है, इस केस में डिस्टेंस इसकी लेंथ है, लेकिन सब केस में ए से बी, अगर ए इनिशियल पोजीशन और बी फाइनल पोजीशन है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट होगी किसी भी केस में। तो अगर हम कहेंगे कि चंगू यहां से गया और मंगू यहां से गया, तो मंगू की डिस्टेंस होगी इसकी लेंथ और चंगू का डिस्टेंस होगा इसकी लेंथ, लेकिन दोनों की, चंगू और मंगू दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी इसकी लेंथ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है इसकी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो हम ऐसे, अगर इसको यहां से इनिशियल पोजीशन थी, यहां फाइनल पोजीशन में पहुंच गए, तो ये डायरेक्शन होगी इसकी, ये डायरेक्शन होगी। क्लियर?
ये डायरेक्शन होगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आगे चलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखते हैं। अगर ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने पॉइंट्स बना दिए। 50 मीटर पे एक पॉइंट बना दिया, 100 मीटर पे एक पॉइंट बना दिया, 150 मीटर पे एक पॉइंट बना दिया, और यहीं पर ही ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, -x, तो -50 पे बना दिया एक, -100 पे बना दिया, और -150 सब मीटर में है, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया A B C, इसको मैंने नाम दे दिया P Q R। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पहले एक ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये कहां से कहां मूव किया? O to C, मतलब ओरिजिन से C पॉइंट तक मूव किया और वहां जाके रुक गया। और जो ऑब्जेक्ट 2 था वो पहले O to B गया, पहले O से B गया, फिर मुड़ के वापस आया और Q तक गया, B to Q। अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट 1 का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ऑब्जेक्ट 2 का भी। पॉज करके सोचो और बताओ, डिस्टेंस बताओ ऑब्जेक्ट 1 का और ऑब्जेक्ट 2 का। सोचो, पॉज करके सोचो। देख लिया? कर लिया? तो डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्ट 1 का? ऑब्जेक्ट 1 का डिस्टेंस होगा जो O से C तक गया है सिर्फ, तो 150 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस। और वहीं ऑब्जेक्ट 2 का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो पहले ये O से B गया और B to Q गया, ठीक है। तो O से B गया 100 मीटर, फिर B to O वापस आया, कितना हुआ? 200 मीटर, फिर ये दोबारा यहां से यहां गया तो 300 मीटर, राइट, सब प्लस हो गया। क्लियर? तो डिस्टेंस ये आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट सोच के बताओ दोनों की। डिस्प्लेसमेंट होती है जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन होगी उसकी लेंथ। तो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट की, और फाइनल पोजीशन अलग अलग है। तो डिस्प्लेसमेंट सोच के बताओ, पॉज करके सोचो और बताओ। कर लिया? सोच लिया? चलो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ऑब्जेक्ट 1 की? ऑब्जेक्ट 1 की डिस्प्लेसमेंट होगी O to C, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसके बीच की जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ, ऑब्वियसली 150 मीटर। और ऑब्जेक्ट 2 की क्या होगी? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, राइट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और इसके बीच का डिस्टेंस मतलब लेंथ कह सकते हैं, तो 100 मीटर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की। तो ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की, तो ये हो गई इसकी, ठीक है, डायरेक्शन किस तरफ है? -x एक्सिस की तरफ, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। तो इसके लिए डायरेक्शन के लिए हम माइनस लगा देंगे। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा, उसका रिलेशन ऐसे होगा। तो हम इसके लिए मैग्नीट्यूड के लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क तुम्हें समझ में आ गया। अगर ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस कुछ क्वांटिटी हो और डिस्प्लेसमेंट उसी टाइम 0 हो, क्या ऐसा कोई केस हो सकता है कि डिस्टेंस की कुछ ना कुछ क्वांटिटी है
बट डिस्प्लेसमेंट 0 है। ऐसा कभी हो सकता है? सोचो, बिल्कुल हो सकता है। अगर हमने एक इनिशियल पोजीशन लिया यहां पर और ऑब्जेक्ट राउंड अबाउट काट के पूरा वहीं पर वापस आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या होगी? डिस्टेंस ऑब्वियसली यहां से इसका अगर हम रेडियस ले ले तो डिस्टेंस क्या होगा, कितना ट्रेवल किया होगा, 2πr सर्कमफ्रेंस हो गया उसका। और वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? लेंथ है 0, क्योंकि सेम है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट होगी 0। डिस्टेंस हो गया 2πr और डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। आई थिंक तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आइडिया लगा? जो डिस्टेंस है वो है स्केलर क्वांटिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे चलते हैं। मोशन को पढ़ने के लिए, मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल टेक्निक भी है जिसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या पता लगता है हमें? मोशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने टाइम बनाया इस एक्सिस पे t से टाइम, और पोजीशन के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया x। तो पोजीशन मतलब अगर कोई रोड है और उसके साथ हमने एक्स एक्सिस को अलाइन कर दिया है और यहां पर कार है जो उसका मोशन स्टडी कर रहे हैं, वो मूव कर रही है रेफरेंस के हिसाब से, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली कार के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे एक्स एक्सिस में, वो मूव कर रही होगी तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी जो हम यहां पर प्लॉट किया है, और ये हमने टाइम लिया टाइम के साथ। तो फॉर एग्जांपल कार की जैसे ये 50 मीटर पे आ गई, ये 100 मीटर पे आ गई, ये 150 मीटर पे आ गई, तो टाइम के साथ जब क्लॉक हम देखेंगे तो किसी टाइम पे 50 मीटर पे होगी, किसी टाइम पे 100 मीटर पे होगी, किसी टाइम पे 150 मीटर पे होगी, तो हम इसको ऐसे प्लॉट कर देंगे। अब सोचो कि एक जैसे रोड है और उस पे ओरिजिन यहां पर है और कार ना 50 मीटर पे आके रुकी हुई है। जब टाइम हमने t इक्वल टू 0 पे देखा तो कार यहीं पर थी और टाइम इलैप्स हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन कार यहीं की यहीं है, स्टिल है, रेस्ट पे है। तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ इसका कैसा होगा? t इक्वल टू 0 पे 50 मीटर पे थी तो मैंने 50 मीटर ले लिया और ये t इक्वल टू 0 है यहां पर, तो t बढ़ रहा है आगे, बट जो 50 मीटर है वो वहीं का वही है, तो ऑब्वियसली ये चीज आगे पीछे कहीं पर भी नहीं होगी, तो 50 मीटर ऐसे ही रहेगा और टाइम आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये वाला जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो किसका प्लॉट होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, किस पे? 50 मीटर पोजीशन पे। कोई और ओरिजिन पे होगी तो ऐसे हो जाएगा, ओरिजिन पे होगा, अगर यहां पर कार होगी तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ से देख के हमें क्या पता लग जाएगा कि जो मोशन है वो हो ही नहीं रहा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 50 मीटर पे स्टिल खड़ा हुआ है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है मोशन का। अब ऐसे ही हम अगला पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं। ये बहुत खास पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसको देखना। यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन क्या है वो मैं बताऊंगा। ये तुम्हारा आ गया टाइम, ठीक है, वो आ गई पोजीशन। तो अब देखा हमने कि जो कार, फॉर एग्जांपल हमने देखा कार है जो ओरिजिन से 50 मीटर तक आ गई 1 आवर के अंदर, और 50 मीटर से 100 मीटर आई 1 आवर के अंदर, और 100 मीटर से 150 मीटर भी 1 आवर के अंदर आई, और ऐसे ही आगे 50 मीटर वो आगे बढ़ती रहेगी एक घंटे के अंदर। तो इसका क्या मतलब है कि वो 50 मीटर ही चल रही है 1 घंटे के अंदर, 50 मीटर ही चल रही है 1 घंटे के अंदर। तो हम इसके अंदर देखें तो इनिशियल पोजीशन पे टाइम t इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पे थी, और अब जब ये ओरिजिन पे थी तो हमने देखा कि उसकी पोजीशन भी 0 थी, t इक्वल टू 0 पे। 50 मीटर कब आई है?
1 घंटे के बाद, तो हमने 1 आवर मार्क किया यहाँ पर, फिर 2 आवर मार्क कर देते हैं, फिर 3 आवर मार्क कर देते हैं, और ये 100 मीटर, ये 150 मीटर। तो 1 आवर पे आई 50 मीटर पे, 2 आवर पे आई 100 मीटर पे, 3 आवर पे आई 150 मीटर पे। तो हमने इसको जब ज्वाइन किया तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन। ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो स्ट्रेट लाइन से हमें क्या पता लगा कि ये जो है कार वो इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर कर रही है। 50 मीटर ही कर रही है 1 घंटे के अंदर, इक्वल इंटरवल्स, मतलब हर 1 घंटे के बाद वो 50 मीटर ही ट्रेवल कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन if an object moving along a straight line covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion along the straight line. If an object moving along a straight line covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion along the straight line. अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग और इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम 1 आवर 1 आवर 1 आवर के अंदर अगर ये कवर कर रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है? ये वाला स्ट्रेट लाइन। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से, इस वाले पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या पता लगा कि जो ऑब्जेक्ट था वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ट्रेवल कर रहा था, मतलब उसका जो मोशन था वो यूनिफॉर्म था। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट केस देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का। ये टाइम ले लिया, ये पोजीशन ले ली, ये ओरिजिन है। अब ऐसा सा ग्राफ है, तो अब ये इसको देख के बताओ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कैसा सा मोशन कंडक्ट कर रहा था। पॉज करके सोचो सोचो, चलो करते हैं। जब हमने यहां तक देखा तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इसने स्पीड इंक्रीज करनी की शुरू करा। पहले रेस्ट पे था, धीरे धीरे करके इंक्रीज करा स्पीड को, तो यहां पहुंचा, इस पोजीशन पे पहुंच गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहां तक ना स्ट्रेट लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन है, तो ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है यहां से लेके यहां तक। और उसके बाद इसने जो पोजीशन है वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ कम होती रही, मतलब इसने ब्रेक्स लगा दी। और तुम यहां पर देखोगे कि पोजीशन ना स्टिल हो गई है उसकी, ये वाली पोजीशन स्टिल हो गई है। यहां पर ये टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन आगे नहीं बढ़ रही, इसका मतलब ये ब्रेक मार के यहां पर रुक गया है। तो पहले इसने यहां से स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाई और यहां तक पहुंचा, और फिर यहां से लेके यहां तक इसने कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल किया, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और ये इसके बाद इसने क्या किया कि ब्रेक लगानी शुरू करी, तो धीरे धीरे करके ये रुक गया। उसके बाद टाइम आगे बढ़ रहा है और पोजीशन आगे नहीं बढ़ रही है ना। तो इससे हमें पता लगा कि मोशन कैसा सा है ऑब्जेक्ट का। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें मोशन के बारे में पता लग जाता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो।
आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, हमने ये भी पढ़ा कि पॉइंट साइज लेते हैं हम, ये assumption है फिजिक्स के अंदर, और हमने ये देखा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे हमें क्या पता लगता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। पोजीशन के बारे में पता लग जाता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता लगता है कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं अगर टाइम के साथ, तो क्या मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो मोशन में है, और अगर वो कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं पर भी ले सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स कोई भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी सेट ऑफ रूल्स नहीं है, कहीं पर भी उसको हम ले सकते हैं। अब हमने ये देखा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन को स्टडी करने के लिए एक एक्स एक्सिस ही काफी है, और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क पड़ा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, फिर हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे पता लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।